हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच D+B के नर्सिंग ऑफिसर जीके जीएस पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ये पेपर हुआ था 29 अगस्त 2019 को और ये हम लोग लगातार जो प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें ये हमारा 5th पेपर आप सब कह सकते हैं। 5वां प्रीवियस पेपर है जिसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप सब ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सब जाके देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप सब जानते हैं आपके एग्जाम में जीके जीएस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए कि आप सब जो है लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और वहां से आप सब जो है नर्सिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नर्सिंग, फार्मासिस्ट या फिर D+B के लिए जो नॉन टेक्निकल का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर के मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग 10 प्रीवियस पेपर, 10 प्रीवियस पेपर के साथ जो है हम सब ने यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिया। आप जाके वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट बेहद आवश्यक है, जिससे आप सबको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन पहले करना है कौन सा बाद में, क्योंकि ऑनलाइन पेपर आप सबका होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आज हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डांस इज एसोसिएटेड। तो कौन से स्टेट के साथ जो है भैया नाटी, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नाटी नृत्य जुड़ा हुआ है। नाट्य का नाम जो है भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही अगर आप सबसे पूछा जाए कि टापू नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, अगर आप सबसे पूछा जाए कि जो टप्पा फोक म्यूजिक जो है ये किस राज्य से संबंधित है, फोक म्यूजिक, तो थोड़े से मिलते जुलते नाम के साथ भी चीजों को आप सब याद रख लीजिएगा। टापू जो नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित हो गया है। ये किस राज्य का है दोस्तों, तो आप आंसर करिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का है। जबकि टप्पा फोक म्यूजिक जो है ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पंजाब राज्य से संबंधित है। 3 पहले क्वेश्चन D+B ने अपने हर एग्जाम में हम सबसे आर्ट एंड कल्चर से पूछे हुए हैं और हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है आर्ट एंड कल्चर को। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से आप सबको बताया भाई, आप याद रखोगे हुरका बाउल, ये किस राज्य से संबंधित हो गया है आपका, तो ये उत्तराखंड से है। गोवा से आप सब काफी देख सकते हैं भाई, एक देखनी हो गया है, एक कुनबी आप सबको बताया गया है, कुनबी, देखनी, एक कोली आप सबसे कहा है कि कोली को जरूर याद रख लीजिएगा। देखनी हो गया, कुनबी हो गया, कोली हो गया, एक तरंगा मेल है, क्या ध्यान रखोगे, तरंगा मेल, ये किस राज्य से संबंधित है आपके, तो ये गोवा से है। वैसे ही एक है घोड़े मोडनी, ये आपका घोड़े मोडनी जो है ये महाराष्ट्र से भी संबंधित है भाई, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण क्षेत्र ध्यान रखोगे इसके लिए। और एक धननगरी गाजा करके भी जो है वो भी आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र से। तमाशा लावणी तो आप सब जानते ही हैं, बहुत फेमस है, बहुत आसान वाले हैं। तमाशा लावणी अगर आपके पेपर में आता है तो मतलब कि इजी क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज थाडिया फोक म्यूजिक रिलेटेड टू। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ थाडिया लोक संगीत संबंधित है। सिक्किम के साथ, कर्नाटका, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो ये लोक संगीत है भैया उत्तराखंड से संबंधित। इससे पहले एक झूरी लोकगीत आप सबसे पूछा गया है, झूरी फोक म्यूजिक जो है भाई ये किस राज्य से संबंधित है। इससे पहले आप सबसे किकली फोक म्यूजिक के बारे में पूछा जा चुका है, किकली फोक म्यूजिक जो है ये किस राज्य से संबंधित है, किकली फोक म्यूजिक। और आप सबके साथ जो है टप्पा लोकगीत से संबंधित भी पूछा जा चुका है, ये किस राज्य से हैं। तो आप कहेंगे झूरी जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश राज्य से हो गया, किकली और टप्पा जो है ये दोनों ही पंजाब राज्य से संबंधित हो गए हैं। और जबकि थाडिया लोकगीत जो है भाई आपका ये किस राज्य से हो गया है, उत्तराखंड राज्य से, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश से मटके डांस को ध्यान रखना है, मटके नृत्य, मटके डांस मध्य प्रदेश से ध्यान रखोगे। कर्नाटका से यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटका से ध्यान रखोगे। सिक्किम से लोसार महोत्सव को ध्यान रखोगे, लोसार फेस्टिवल जो है वो सिक्किम राज्य से है। और यहीं पर इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है भाई, याक नृत्य, याक डांस भी किया जाता है। तो ये भी आप सब जो है यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद खर्ची पूजा ड्यूरिंग विच 14 gods at worshipped is associated with which of the following states। खर्ची पूजा जिसके दौरान 14 देवताओं की पूजा की जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। खर्ची पूजा ड्यूरिंग विच 14 gods आर worshipped, असम, मणिपुर, बिहार और त्रिपुरा। तो ये किस राज्य से संबंधित हो गया खर्ची पूजा भैया? आंसर होगा ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। त्रिपुरा से खर्ची पूजा भी ध्यान रखोगे, त्रिपुरा से आप सब जो है होजागिरी भी ध्यान रखोगे, त्रिपुरा राज्य से होजागिरी भी। वांगला करके भी ध्यान रख लेना है आप सबको, वांगला। अगर ऑप्शन में क्या ना मिले आप सबको, मेघालय, क्योंकि मेघालय से संबंधित है, वांगला ध्यान रखोगे। लाहो किससे है? मेघालय से है। बेहादी नखलम ये भी किस राज्य से है? आपका मेघालय राज्य से संबंधित हो गया है। बिहार से क्या ध्यान रखोगे? बिहार से आप सबको विदेशिया ध्यान रख लेना है, विदेशिया नृत्य। दूसरा झिझिया आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान रखोगे। एक जट जटिन करके है भाई, पेपर अगर इजी आया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, जट जटिन, ये भी पेपर में पूछा जाता है। असम के आप सब पढ़ के आ चुके हैं, बिहू साल में 3 बार मनाया जाने वाला उत्सव है। इसके साथ तितली नृत्य, बगुरम्बा, जो कि आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे बटरफ्लाई डांस है, वो भी ध्यान रखोगे। क्लासिकल डांस जो है वो सतरिया भी आपको ध्यान रखना है, क्लासिकल डांस सतरिया भी, ठीक है भाई। तो यहाँ त्रिपुरा जो होगा आप सबका खर्ची पूजा के लिए सही आंसर होगा, जिसमें 14 देवताओं की जो है पूजा की जाती है। आगे बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज ऑथोराइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि के विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत है? कृषि के लिए नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल पुट का ना, तो ये तो इंडस्ट्री से संबंधित आप ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्री से। एसबीआई जो है भैया बैंक हो गया है आपका। एसबीआई की स्थापना कब होती है? तो आप कहोगे 1 जुलाई 1955 1955 को होती है। आरबीआई जो है आपका ये भी भारत का सेंट्रल बैंक हो गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। नाबार्ड जो है इसमें आता है भैया आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। ध्यान रखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। Which among the following taxes is imposed on the bodies that have negative externality? निम्नलिखित में से कौन सा कर नकारात्मक बाह्यता वाले निकायों पर लगाया जाता है? ये टैक्स जो है भैया मार्केट पे इम्पोज किया जाता है, उन पे लगाया जाता है जो कि क्या करते हैं भैया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कहने का मतलब है नकारात्मक बाह्यता वाले निकाय हो गए हैं। इस टैक्स को कहते हैं पिगोवियन टैक्स के नाम से। 1920 जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स हुए थे, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सी पिगोस, उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है पिगोवियन टैक्स। तो मार्केट के ऊपर इंपोज किया जाता है, जो क्या करते हैं भैया, एक्सटर्नल या एक्सटर्निटी, ध्यान रखेंगे नेगेटिव एक्सटर्निटी के लिए। डेफिनेशन है यहाँ पे सीधी। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर? निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल नहीं है? आप जो है अलग अलग पढ़ के आते हो भाई लीवर के सिस्टम, टाइप्स ऑफ लीवर सिस्टम में। एक होता है आपका फर्स्ट क्लास लीवर, एक होता है आपका सेकंड क्लास लीवर, एक होता है आपका थर्ड क्लास लीवर। तीन होते हैं भाई, ये तीनों ही आप सबको एग्जाम में ध्यान रखने होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। तीनों में एक लाइन लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इनमें होता है, एक होता है फुलक्रम, आप सबने स्कूलों में देखा होगा कि बीच में इस तरीके से लगा होता है फुलक्रम, और दो साइड जो है वो बच्चे बैठे होते हैं, है कि नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये ध्यान रख लेना है आपको यहाँ पे। तो इसमें जो है फुलक्रम बीच में होता है लोड और एफर्ट के साथ, ठीक है, यहां से एफर्ट। तो ये फर्स्ट क्लास लीवर में ध्यान रखोगे, यहां लिख देते हैं भाई लोड, ये हो गया है आपका फुलक्रम, और ये हो गया है एफर्ट, ध्यान रखोगे आप सब, ठीक है भाई।
ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। तो ये भी अलग अलग बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। थर्ड क्लास जो लीवर है भाई, इसमें फुलक्रम यहाँ पे साइड में आ जाता है आपका। ये फुलक्रम आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। नीचे से यहाँ से बीच में जो है आपका एफर्ट कहेंगे, जिसको फोर्स है जो नीचे से लग रही है, और यहाँ पे जो होगा आपका ये लोड हो जाएगा, लोड आप कह देंगे इसमें, ठीक है। सेकंड क्लास में क्या हो जाएगा आपका भाई, ये फुलक्रम हो जाएगा यहाँ पे, बीच में जो होगा आपका यहाँ पे लोड आ जाएगा, और यहाँ से जो आपकी फोर्स लग रही है, ठीक है। और इसमें थोड़ा आप ठीक कर लेंगे यहाँ से। फर्स्ट ये फुलक्रम हो गया है यहाँ पे, ये लोड में, और ठीक है, इसमें ऊपर से एफर्ट, दोनों साइड ऊपर बैठे होते हैं ना इसमें, एफर्ट या फोर्स हम लोग कह देते हैं इसको, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से इमेज है, स्कूलों में आप सबने देखा होगा, बच्चे बैठे होते हैं झूलते हैं इसके ऊपर। तो प्लायर प्लास इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लीवर का, सीसा भी इसका एग्जाम्पल है, सीजर्स भी इसका एग्जाम्पल है, बट नट करेकर जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप यूँ कह सकते हैं आपके हिसाब से तो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर सिस्टम और थर्ड क्लास लीवर सिस्टम। फुलक्रम फर्स्ट क्लास में फुलक्रम बीच में होता है, लोड और एफर्ट होते हैं साइड में। सेकंड क्लास में आप सब देखेंगे लोड बीच में होता है। थर्ड क्लास लीवर में देखेंगे आप सब फोर्स बीच में होता है। बस इस हिसाब से समझ सकते हैं आप सब उनके एग्जाम्पल को। नेक्स्ट है पेलाग्रा इज केस्ड ड्यू टू द लेक ऑफ विटामिन डैश। तो पेलाग्रा जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है भाई, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। बाकी आप सबको पता ही है किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो बायो, ये बहुत बेसिक होगा, बायो वाले स्टूडेंट, नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, मेडिसिन से जो आते हैं, फार्मासिस्ट हो गए जो, इनके साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं आप सबसे, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, जरा कमेंट करके बताना किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिब्राल्टर स्टेट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को कैसे जोड़ने का काम करती है, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर, अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है, अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ने का काम करती है। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द धरोई डैम लोकेटेड। धरोई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। धरोई बांध असम, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो धरोई बांध जो है वो गुजरात में स्थित हो गया है आपका, ऑप्शन जो होगा सी गुजरात में। इससे पहले आप सबसे पूछा जा चुका है उकाई के बारे में, उकाई और काकरापारा, ये दो जल विद्युत परियोजनाएं मैंने आप सबको बताई हैं, ये दोनों ही गुजरात में हैं। और किस नदी के ऊपर स्थित है ये, तो आपका आंसर होगा ये ताप्ती नदी पर है, उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजना। और इनसे लाभान्वित राज्य का नाम अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सब क्या कहेंगे, लाभान्वित राज्य है गुजरात। उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजनाएं भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद, What is the highest point of the Alps mountain range of Europe? यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स का उच्चतम बिंदु कौन सा है। आल्प्स पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करने का काम कर रहा है, एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है आल्प्स पर्वत। माउंट ब्लैक जो है इसका सबसे ऊंचा पॉइंट हो गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है भाई कितनी है, तो आप कहोगे 8849 पॉइंट समथिंग है, तो हम लिखेंगे 8850 मीटर है। K2 जो है भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित हो गया भाई, तो आंसर कर दीजिएगा, ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है आपका, नेपाल में हो गया है। नेपाल में से क्या कहा जाता है भाई, तो सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का नाम पहले पीक 15 होता था, क्या होता था भाई, पीक 15। इसका नाम फिर किसने रखा था, भारत के सर्वेयर जनरल हुए जॉर्ज एवरेस्ट, सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल हुए थे, इनके नाम पर फिर इसका नाम रखा गया। K2 गॉडविन ऑस्टिन पीओके वाले क्षेत्र में हो गई है भाई, जबकि कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित होती है, ठीक है भाई। और आल्प्स के माउंट ब्लैक आप सब ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल कौन बने थे? पहले महाराज्यपाल, एक तो आप सबसे पूछता है गवर्नर ऑफ बंगाल, कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना। एक आप सबसे पूछता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। एक आप सबसे पूछे कि वायसराय भारत का पहला वायसराय जो है ये कौन बनता है। एक जैसे पूछा इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो अगर आप सबसे यही क्वेश्चन पूछा जाता फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन कौन थे जो बनते हैं भाई गवर्नर जनरल, तो क्या आंसर करेंगे भाई आप? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद है पहला वायसराय कौन बना था? तो कैनिंग जो है ये पहला वायसराय बनता है। कैनिंग कैसे याद रख सकते हो भैया? कैनन चली थी, तोप बंदूकें चली थी 1857 की क्रांति में। 1858 भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भाई ये बनता है। ठीक है, और जबकि माउंट बैटन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और भारत का अगर पूछे आप सबसे तो सिराज गोपालाचारी पहला भारतीय, सिराज गोपालाचारी जो है ये पहले भारतीय हो गए थे जो बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे रहा आपका, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल का नाम कमेंट करना भाई सारे। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना? बंगाल का पहला पूछेगा रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर हुआ, फिर गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग आया, उसके बाद जो है भैया यहाँ पे आया। आप सबके लिए ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन है, एक ऑप्शन लिख लो आप, रिपन। ठीक है, एक रिपन लिख सकते हो आप लोग। अगर ये नहीं है तो फिर सही आंसर बताइएगा। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन हुआ था? तो ये हुआ था कैनिंग। माउंटबेटन अंतिम और इंडिपेंडेंट का फर्स्ट ध्यान रखोगे, और अंतिम और पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी का नाम ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है फाहियान केम टू इंडिया अंडर विच रीजन? फाहियान जो है वो किसके शासन में भारत आया? हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आता है भाई? हर्षवर्धन, इसी से ध्यान रखोगे, हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था बताओ जरा। वर्धन वंश का शासक था, इनका शासन थानेश्वर कुरुक्षेत्र में था। हाँ, उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जिनको जाना गया, ये सबसे ख्याति प्राप्त विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य को उपाधि थी, इस इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए। लास्ट विक्रमादित्य रेवाड़ी के शासक हेमू हुए थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, इसको ध्यान रख सकते हैं आप सब। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था ये आप सबको कमेंट करना है भाई, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता है। ठीक है, और फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ध्यान रख सकते हो। हवेनशांग या कई बार हेनशांग भी लिखा जाता है, तो ये जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त वाला मेगास्थनीज भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह डिफीटेड डैश? करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने किसे हराया था? करनाल का युद्ध कब होता है? तो 1839 में करनाल का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद मुगलों ने अपना गौरव खो दिया। मुगलों ने अपना गौरव खो दिया। किस युद्ध के बाद मुगलों ने अपना गौरव खो दिया था? सॉरी, 1739 का युद्ध था, 1739 बैटल ऑफ करनाल। इस युद्ध के बाद मुगलों ने अपना गौरव खो दिया था। उसका एक कारण था कि जो ये नादिर शाह है भैया, इसे क्या कहा जाता है? इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है।
इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो गौरव क्यों खो दिया था? हार तो गया ही था मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये मयूर सिंहासन ले गया था भाई अपने साथ। मयूर सिंहासन अपने साथ ये ले गया था। तख्ते ताउस कहते हैं ना, तख्ते ताउस ये अपने साथ ले गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो आप आंसर करेंगे शाहजहां ने निर्माण करवाया था मयूर सिंहासन का। इसके जो वास्तुकार हुए थे उनका नाम क्या था? तो आंसर होगा बेबादल खान मयूर सिंहासन के वास्तुकार हुए थे। इसके गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था ये। आप यूं कह सकते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला लास्ट रूलर था ये, अंतिम शासक था। ठीक है भाई, अंतिम शासक से आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को। 1739 के युद्ध में करनाल का युद्ध हुआ। इसमें नादिर शाह जो ईरान का नेपोलियन था उसने मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ UN हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र का पहला स्तर जो है वो कहां पे आयोजित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला स्तर जो है भाई 10 जनवरी 1946 को लंदन में आयोजित किया गया था पहला सेशन। तो लंदन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय गठन पूछे आप सबसे तो 24 अक्टूबर 1945 को गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? तो न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर। नेक्स्ट देखो, हु रिसीव्ड द फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्ड? परमवीर चक्र जो है बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इसे कहा जाएगा। 1950 सबसे पहले ये पुरस्कार जो है भाई किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है ये सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था। परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया है भारत का, परमवीर चक्र ध्यान रखेंगे। परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र ध्यान रखेंगे, फिर महावीर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विच अमेंडमेंट इंक्लूडेड दमन एंड दीव इन इंडियन यूनियन एज ए यूनियन टेरिटरी? किस संशोधन में दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था? गोवा भारत में शामिल कब होता है आप सबको पता? गोवा सबसे पहले पुर्तगालियों के अधीन आया था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली भारत आए थे और लास्ट तक गोवा इनके पास रहा था। 1961 में गोवा भारत में आता है, शामिल होता है। और कौन सा था भैया केंद्र शासित प्रदेश बना? दमन एंड दीव। तो कौन सा अगर आप सबसे संशोधन पूछेगा तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है वो दमन और दीव को भारतीय टेरिटोरी में शामिल किया गया था एज ए यूटी, ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फीचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश? संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से अपनाई गई है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहां से लिया गया? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बोरोविंग फीचर है? यहाँ ये पूरी की पूरी बोरोविंग फीचर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सब ने जो है भाई एप्लीकेशन पे कर ली है कंप्लीट। आप सब वहां से जाके देख सकते हैं। लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रीएम्बल कहां से लिया गया? आपका अमेरिका से लिया गया है। प्रीएम्बल कहां से? अमेरिका से। ब्रिटेन से सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो है वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी कहां से है? आयरलैंड से। प्रोसीजर ऑफ लॉ कनाडा, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपका, द डैश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन? भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में कुछ निश्चित अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान है। अनुसूची है भारत में पहले कितनी थी भैया? स्टार्टिंग में मूल संविधान में अगर आप सबसे पूछी जाए तो ये थी भैया टोटल 8 है। अब अगर आप सबसे पूछी जाए तो इन 4 और बढ़ गई हैं। अब टोटल जो हो गई है भैया कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। कितनी है? 12। और कौन सी अनुसूची है? तो 9th है भैया, 19वीं अनुसूची, सॉरी 9वीं अनुसूची हो गई है जिसमें वैलिडेशन के बारे में बात होगी। 9वीं अनुसूची। 7वीं जो है वो शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहेंगे हम लोग, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित हो गई है, ये ध्यान रख लेना है। 5th जो है वो SC/ST के मैनेजमेंट, कंट्रोल
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित कहेंगे आप, ठीक है भैया। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित हो गई। 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया था, 73rd अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो इसे ऐड किया गया था, पंचायती राज से संबंधित हो गई है। 9th हो गया है आपका, इसे कब ऐड किया गया था, तो इसके लिए जो भारतीय संविधान में 1952वां संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई 9वीं अनुसूची। इसमें जो है भाई भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान आते हैं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान ध्यान रखेंगे, पहला संशोधन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द आईपीएल, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की पहली विजेता थी। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, सबसे पहला आईपीएल खेला गया था 2008 में, और राजस्थान रॉयल्स जो है वो पहला आईपीएल जीतती है भाई। पहला आईपीएल कौन सी टीम जीती थी, राजस्थान रॉयल्स। लास्ट के दोनों ही क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं। 20वां लास्ट क्वेश्चन आप सब देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग टीम वाज द फर्स्ट वन टू विन द वर्ल्ड टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप, टी20 वर्ल्ड कप। इसका पहला भाई कब किया गया था, ये 2007 में, और ये वर्ल्ड कप कौन जीतता है भाई, भारत इस वर्ल्ड कप को जीतता है। 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप भारत जीता था। 2008 में आईपीएल का पहला संस्करण राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। 1973 में पहला महिला विश्व कप का आयोजन किया जाता है, 50 ओवर वाला वनडे जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो इंग्लैंड जीता था। और 1975 में भारत जो पुरुषों का विश्व कप हुआ था क्रिकेट का, वो वेस्ट इंडीज जीतती है। भारत अपना पहला विश्व कप 1983 में कपिल देव के कप्तानी में जीता था। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, बाकी पढ़ेंगे हम सब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।